गुड मॉर्निंग साथियों, मैं ललित वैरागी स्वागत करता हूं आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मध्य प्रदेश की जलवायु, जो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार कोटेशन के साथ इस टॉपिक को कि रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल संभाली मैंने। पाना है सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, पाना है सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। ठीक है, तो सिर्फ ख्वाब पाने के लिए हमें दुनिया भुला देना है और हमें अपनी पढ़ाई में लगे रहना है, बने रहना है सारांश परिवार के साथ। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके शेयर काफ़ी कम हो रहे हैं, व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जलवायु। चलिए, तो जलवायु को समझने से पहले हम ये देख लेना आवश्यक कि जलवायु कहते किसे हैं। ठीक है, तो जलवायु कहते किसे हैं, तो देखिए हमारी दैनिक जीवन में मौसम होता है। ठीक है, मौसम होता है। यदि कोई मौसम किसी क्षेत्र विशेष में, यदि कोई मौसम किसी क्षेत्र विशेष में लंबी समय अवधि के लिए है, स्थायी है, कैसा है, लंबी समय अवधि के लिए है, स्थायी है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वहां की जलवायु बोल देंगे। ठीक है, तो जो मौसम है, यदि मौसम मान के चलो भैया एक कोई स्थान है वहां पे गर्मी पड़ती है, हमेशा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो 100 सालों तक लगातार गर्मी पड़ी वहां पर। ठीक है, लंबी समय अवधि में, और स्थायी जो मौसम होता है हम उसी को क्या बोल देंगे, मौसम बोल देंगे। तो वहां की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। जबकि मौसम क्या होता है, मौसम जो दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय घटनाएं होती है, दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि देखो मतलब आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बरसात का है, आज ठंडा मौसम है, आज गर्म मौसम है। मतलब मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, आज बारिश हो गई, कल गर्मी पड़ गई। ठीक है, तो मौसम जो होता है वो कम अवधि के लिए होता है। किसके लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है, अल्प अवधि के लिए होता है। जबकि जो जलवायु होता है वो मौसम का क्या होता है, दीर्घकालिक औसत होता है। क्या होता है, दीर्घकालीन औसत होता है, किसका, मौसम का। ठीक है, तो जलवायु क्या होता है, एक स्थायी दशा होती है जो कि दीर्घ समय अवधि में काम करती है, जबकि मौसम एक लघु समय अवधि में कार्य करने वाली वायुमंडलीय दशा होती है। चलिए ये डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित समस्त दशाओं, किससे संबंधित, मौसम संबंधित समस्त दशाओं का दीर्घकालिक औसत जो होता है, यही आपको याद रखना है कि दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। जबकि किसी भी दिन के दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, मौसम कहा जाता है। ठीक है, जबकि मौसम का दीर्घकालीन औसत स्वरूप क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की ही जलवायु का प्रतिरूप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की जो जलवायु है उसी प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जो जलवायु वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्योंकि भैया जो देखो कर्क रेखा कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, तो जो इसकी जो जलवायु को क्या बना देता है, कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय बना देता है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है, जो इसकी जलवायु को मानसूनी बना देती है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपका जवाब होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि मध्य प्रदेश की जलवायु भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु में मानसूनी जलवायु की समस्त विशेषताएं पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है, उष्णकटिबंधीय भैया क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा की उपस्थिति है, इसलिए कैसी भैया उष्णकटिबंधीय है। जबकि मानसूनी जलवायु क्यों है, मानसूनी इसलिए है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव यहाँ को देखने को मिलता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु हो जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय जलवायु का कारण कर्क रेखा की उपस्थिति है। इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है।
अब मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो एक तो कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी होने के कारण क्या होता है? तापांतर अधिक होता है। तापांतर क्या होता है? दिन तथा रात के मौसम में जो तापमान में अंतर होता है उसे हम तापांतर कहते हैं। तो ये दैनिक तापांतर कहलाएगा। जबकि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के मध्य जो ताप में अंतर होगा वो वार्षिक तापांतर कहलाएगा। ठीक है, मान के चलो दिन का तापमान कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। रात का तापमान कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच कितना तापांतर आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस का तापांतर आ गया। तो समुद्र से दूरी होने का क्या होता है कि समुद्र से दूरी होती है तो स्थल खांड ज्यादा तेज गति से गर्म होते हैं, उतनी तेज गति से ठंडे होते हैं। तो इससे क्या होता है? दिन के तापमान और रात के तापमान में काफी और पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। इसलिए हम कहते हैं कि मानसून की मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है समुद्र से दूरी, और समुद्र से दूरी क्या करती है? तापांतर अधिक करती है। दूसरा है कर्क रेखा। कर्क रेखा के मध्य में होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर धरातलीय उच्चावाच एवं पर्वत। मध्य प्रदेश में क्या है? सतपुड़ा एवं पर्वत श्रृंखला है, जिससे क्या होगी? मानसूनी हवाएं टकराकर क्या कराएंगे? वर्षा कराएंगी। क्या कराएंगी? वर्षा कराएंगे। तो धरातल उच्चावाच एवं पर्वत, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के कारण वर्षा अधिक होती। तो हमने 3 पढ़े। कौन कौन से पढ़े? समुद्र से दूरी, कर्क रेखा और धरातलीय उच्चावाच एवं पर्वत। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जलवायु कैसी हो जाती है? मानसूनी जलवायु हो जाती है। और भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार जो यहाँ की जलवायु को क्या बना देती है? उष्णकटिबंधीय उपोष्ण जलवायु कटिबंध में शामिल करती है। इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है मध्य प्रदेश को। तो पहला है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मतलब क्या है? कि तापांतर अधिक होता है। दूसरा कर्क रेखा। कर्क रेखा के मध्य प्रदेश में होने के कारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। धरातलीय उच्चावाच एवं पर्वत, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत के कारण वर्षा अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण मानसूनी जलवायु हो जाती है। भौगोलिक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो ये 5 कारक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं और मेंस की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर विभाजन को अगर हम पढ़ें तो वो विभाजन कितने आधार पर होगा? 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार। मतलब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। देखिए आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, यदि आपको थोड़ा इश्यू लगे आवाज में तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, है ना। चलिए तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो ये आप देखिए मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर इसको आप पूरा कंप्लीट करिए। नर्मदा घाटी में उसका दक्षिण का क्षेत्र भी इसी में आएगा। ठीक है, अब देखो आपको 4 रंग दिखाई दे रहे होंगे, ये और ये। तो सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश को जलवायु प्रदेशों में कितने में बांटा गया है? 4 में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तर के मैदान की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु और नर्मदा सोन घाटी की जलवायु। ठीक है, तो ये 4 प्रकार में बांटा गया है किसको? मध्य प्रदेश की जलवायु को। तो सबसे पहले तो हमें नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? उत्तर के मैदान की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु और नर्मदा घाटी की जलवायु। किसकी जलवायु? नर्मदा घाटी की जलवायु आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर के मैदान की जलवायु। तो उत्तर के मैदान की जो जलवायु का विस्तार है, थोड़ा इसे फोकस करिए। ये जो विस्तार है मध्य प्रदेश में किसकी? उत्तर के मैदान की जलवायु है। और उत्तर के मैदान की जो जलवायु है वो पाई जाती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या होती है ये बात समझिए। महाद्वीपीय की विशेषता होती है कि महाद्वीप जितनी तेज गति से गर्म होते हैं उतनी ही तेज गति से ठंडे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि महाद्वीपों में अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक ठंड पड़ती है। तो उत्तर के मैदान की जो जलवायु है वो कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, अर्थात यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। क्या पड़ती है? अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है उत्तर के मैदान की में। ठीक है, तो याद रखना उत्तर के मैदान में क्या पड़ती है? अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, अब अधिक गर्मी पड़ती तो आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा? 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा गर्मियों में, जबकि ठंडों में 15 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक आपको तापमान देखने को मिल जाएगा। तो उत्तर के मैदान की जलवायु की विशेषता है। और उत्तर के मैदान की जलवायु में कौन कौन शामिल होता है? तो मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड
और रीवा पन्ना के पठार का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये तीनों में जलवायु पाई जाती है। कहाँ कहाँ? मध्य भारत के पठार में, दूसरा बुंदेलखंड के पठार में और तीसरा रीवा पन्ना के पठार में। तो यहाँ की जो जलवायु है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अगला है मालवा का पठार। तो मालवा का जो पठार है वहां पर पाई जाती है सम जलवायु। कौन सी पाई? सम जलवायु। तो मालवा के पठार और विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र दोनों को याद रखिए, क्योंकि दोनों में ही पाई जाती है सम जलवायु, जबकि हम इसे समशीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समशीतोष्ण। ठीक है, अब समशीतोष्ण का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, शीतोष्ण में शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म, मतलब समान गर्म समान ठंडा। समान गर्म मतलब समान ठंडा, मतलब ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी, ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी, ना अधिक ठंड पड़ेगी मालवा के पठार में। इसलिए मालवा के पठार को फाइयार ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, क्योंकि मालवा के पठार में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है। कहां पर? मालवा के पठार में। और इसी प्रकार की जलवायु कहां पाई जाएगी? और इसी प्रकार की आपको जलवायु पाई जाएगी विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में भी, जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र कहां पे आएगा? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। कहां पर? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में ईस्ट पोर्शन में क्या पाई जाती है? ये प्रकार की जलवायु पाई जाती है विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कैसी जलवायु पाई जाएगी? सम जलवायु पाई जाएगी, जो कि मालवा के पठार की ही जलवायु है। ठीक है, और सम जलवायु का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रकार की जलवायु पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? पहली पढ़ी उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? लपक के गर्मी लपक के ठंड, अर्थात अधिक गर्मी अधिक ठंड। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मालवा का पठार। मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। फिर विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में भी सम जलवायु पाई जाती है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। चौथा जो हमारा है वो है नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब नर्मदा घाटी क्षेत्र क्या होता है? देखिए यहाँ से गुजर रही कर्क रेखा, तो इस कर्क रेखा के कारण क्या होता है? कर्क रेखा के समीपता के कारण, कर्क रेखा के समानांतर होने के कारण यहाँ जो गर्मी है वो काफी तेज पड़ती है। गर्मी क्या होती है? काफी तेज पड़ती है, इसलिए नर्मदा घाटी में अधिक गर्मी पड़ती है। किस लिए अधिक गर्मी पड़ती है? क्योंकि कर्क रेखा इसके समानांतर है, जबकि हिमालय से काफी दूर है, तो सर्द हवाओं का प्रभाव यहाँ आते आते खत्म हो जाता है। जो सर्द हवाएं होती हैं उनका प्रभाव नर्मदा घाटी तक आते आते खत्म हो जाता है, इसलिए जो ठंड होती है वो कैसी होती है? सामान्य ठंड होती है। मतलब गर्मी कैसी होगी? गर्मी होगी अधिक गर्मी और ठंड होगी सामान्य ठंड। कहां पर? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। नर्मदा घाटी क्षेत्र में सामान्य ठंड आपको देखने को मिलेगी। तो हमने मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांट लिया। सबसे पहले उत्तर का मैदान, जहां महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी, जिसका अर्थ होता है अधिक गर्मी और अधिक ठंड। फिर हमने देखा मालवा के पठार, जहां पे सम जलवायु मिलेगी, अर्थात समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी, जिसका अर्थ है ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। यही जलवायु हमें मिलेगी विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में, जहां पर भी ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड। और हमें मिलेगा नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहां कर्क रेखा के समांतर होने के कारण अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड सामान्य पड़ती है, क्योंकि हिमालय से काफी दूर होता है, सर्द हवाओं का प्रभाव काफी कम होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर का मैदान। बुंदेलखंड, मध्य भारत तथा रीवा पन्ना का पठार इसमें शामिल है। अभी हम लोग देख के आए कौन कौन? मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार उत्तर के मैदान के अंतर्गत आती है। इसका मतलब यह है कि बुंदेलखंड, मध्य भारत और रीवा पन्ना, इन तीनों में जो जलवायु पाई जाएगी वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब क्या है? लपक के गर्मी और लपक के ठंड। समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो उत्तर का जो मैदान है वो समुद्र से अधिक दूर है, इसलिए गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। भैया किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की। औसत वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा आपको मिल जाएगी। ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और शीतकालीन तापमान 12 से 10 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। और वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से आपको वर्षा देखने को मिलेगी। तो हमने उत्तर के मैदान में क्या क्या पढ़ा कि साहब उत्तर के मैदान में बुंदेलखंड, मध्य भारत तथा रीवा पन्ना का पठार शामिल है।
समुद्र से दूरी होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। औसत वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर हो जाती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, शीतकालीन औसत तापमान 12 से 10 डिग्री सेल्सियस। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है? अगला जो है हमारा मालवा के पठार की जलवायु। और अभी हम पढ़ क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण या समजलवायु बोलते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी, ना शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ेगी। कहाँ पर? मालवा के पठार में। अधिकांश वर्षा की बात करें तो कहाँ से होगी? अरब सागर की शाखा से, है ना। अरब सागर की शाखा से हमारे यहाँ पर अधिकांश वर्षा होगी मालवा के पठार में। औसत वर्षा हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है, पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है। और मालवा का जो पठार है वो पश्चिमी भाग का हिस्सा है, अर्थात 50 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक मालवा के पठार में वर्षा होती है। तो जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु है। ना अधिक ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, ना शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। अधिकांश वर्षा किससे होगी? अरब सागर से होगी। औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान कितना है? 38 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 38 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। शीतकालीन औसत तापमान 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस। और जो चीनी यात्री फाहियान थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, उन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है किसको? मालवा के पठार को। मालवा के पठार को उन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो ये मालवा के पठार की जलवायु है जो आपको याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। अगला विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र में समजलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में समजलवायु। और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, है ना। मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, जिसमें बघेलखंड भी शामिल होता है। किसमें? बघेलखंड भी शामिल होता है। ठीक है, यहाँ अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड भी साधारण पड़ती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान कितना मिलेगा? 38 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस। और शीतकालीन औसत तापमान कितना मिलेगा? 15 से लेके 12 डिग्री सेल्सियस। और अमरकंटक इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन? अमरकंटक। याद रखना, समजलवायु मिलेगी बघेलखंड के पठार में भी। कैसे? बघेलखंड के पठार में भी आपको समजलवायु देखने को मिलेगी। ना अधिक गर्मी पड़ेगी, ना अधिक ठंड पड़ेगी। ठीक है, ना अधिक गर्मी पड़ेगी, ना अधिक ठंड पड़ेगी। विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। अगला देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी एवं उसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो अपन ने देखा था कर्क रेखा के समीपता के कारण कैसी गर्मी पड़ेगी? अधिक गर्मी पड़ेगी। जबकि हिमालय काफी दूर है तो सर्द हवाओं का प्रभाव कम होता है, तो साधारण ठंड पड़ेगी। तो नर्मदा सोन घाटी एवं उसके दक्षिण के क्षेत्रों में कर्क रेखा के समानांतर होने के कारण तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियां समान होती है। गर्मी कैसी पड़ेगी? तेज पड़ेगी, लेकिन सर्दियां कैसी होती है? समान होती है। वर्षा मानसून की दोनों शाखाओं, कौन कौन सी? एक होती है अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, तो वर्षा मानसून की दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, वर्षा की बात करें तो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। और क्षेत्र में शीत ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, पर इतना याद जरूर रखना है कि नर्मदा घाटी जो क्षेत्र होता है वहां पर जो अधिक गर्मी पड़ती है, साधारण ठंड पड़ती है, जो यहाँ की जलवायु की विशेषता है। ठीक है, तो अभी हमने 4 पढ़े। हमने पढ़ा उत्तर के मैदान की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु, विंध्य क्षेत्र की जलवायु और नर्मदा घाटी की जलवायु। और ये चारों प्रकार आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और वर्गीकरण की ओर। देखिए, जो आर सुब्रमण्यम है और टी श्री मन्ना नारायण। ठीक है, तो ए आर सुब्रमण्यम और टी श्री मन्ना नारायण ने कोपेन ने क्या किया? विश्व की जलवायु प्रदेशों को बांटा है। और कोपेन का वर्गीकरण सबसे ज्यादा मान्य होता है। ठीक है, तो कोपेन जो कि भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? उनके वर्गीकरण के आधार पे हमारे मध्य प्रदेश में तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर सुब्रमण्यम और श्री मन्ना नारायण ने क्या किया? जलवायु को 3 प्रकार की जलवायु में बांटा। मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने प्रकार की जलवायु में बांटा? 3 प्रकार की जलवायु में बांटा। अब वो कौन कौन सी है? अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार। अब जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है वो यही होता है कि समुद्र से दूरी होती है, और समुद्र से दूरी होने वाले स्थल खंडों में क्या होता है? अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। अर्थात स्टेपी प्रकार की जलवायु को आप बोल सकते हो कि स्टेपी प्रकार की जलवायु का मतलब है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो अर्ध शुष्क तथा स्टेपी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाएगी?
अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र होगा, उत्तर पश्चिम में नीमच, मंदसौर, उत्तर में चंबल घाटी, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, ये जो सारे जिले होंगे, यहाँ पर कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? अर्ध शुष्क तथा स्टेपी प्रकार की जलवायु। देखो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रश्न आता है कि कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तब आप लोग आंसर करते हो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में उसे बांटा गया है, इसलिए ये हमारे लिए आईएमपी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया अर्ध शुष्क तथा स्टेपी प्रकार की जलवायु। दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, अर्थात शुष्क शीतोष्ण तथा गर्म। अब देखो ये मध्य प्रदेश का नक्शा मान लो आप लोग, ठीक है। तो ऊपर जो पाई जाएगी वो कौन सी? स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। बीच में जो पाई जाएगी वो कैसी जलवायु पाई जाएगी? बीच में पाई जाएगी गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, है ना। और इसका विस्तार मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु ये मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में पाई जाती है। कैसी? सीमांत, दक्षिणी सीमित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये एग्जाम में तो आपसे सीधा नहीं प्रश्न पूछेंगे, बस एक प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैंने इसको जवाब दिया है इसमें कि भैया कि कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ऋतुओं की अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक है ग्रीष्म ऋतु जिसे यूनाला कहते हैं, एक है शीत ऋतु जिसे सियाला कहते हैं, और वर्षा ऋतु जिसे चौमासा कहते हैं। और ये 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? तो सर ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। शीत ऋतु को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु को शियाला कहते हैं। और दोस्तों चौमासा किसे कहते हैं? तो वो वर्षा ऋतु को कहते हैं। तो याद रखना, सी से शीत, सी से सियाला, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं और वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारी ऋतुएं हम लोग देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि ये भैया हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है और मध्य प्रदेश यहाँ पे है, जिससे होके गुजर रही कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो सूरज है वो क्या करेगा? 21 मार्च के बाद उत्तरायण करेगा। तो 21-22 मार्च के बाद उत्तर की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे ही वो उत्तर की ओर जाता है तो मध्य प्रदेश में क्या होता है? सूर्य के उत्तरायण के साथ मध्य प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है। और गर्मी बढ़ने के साथ साथ मध्य प्रदेश में जिस ऋतु का आगमन होता है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है? मई तक आते आते भीषण गर्मी पड़ने लगती है। क्या पड़ने लगती है? भीषण गर्मी पड़ने लगती है। और जो मई माह है उसका सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई होता है। कौन सा होता है? मई होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कैसे आएगी। ग्रीष्म ऋतु भैया सूर्य के उत्तरायण के साथ मध्य प्रदेश के जो भूभाग है उनमें क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी, फलस्वरूप ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। वो कब से मानी जाती है भैया? मार्च से लेके जून तक हम क्या मानते हैं? ग्रीष्म ऋतु मानते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला कहा जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है, जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में क्या होती है? गर्मी पड़ने लगती है। जून माह में राज्य के उत्तर उत्तर पश्चिम भागों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई है। ये आपको याद रखना है कि भैया सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई है। और मई महीने का औसत मासिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर जो याद रखना है, यूनाला, दूसरा मई महीने में सबसे ज्यादा तापमान होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक तापमान कहाँ मापा गया था? तो 1995 में 48.7 डिग्री सेल्सियस गंजबाशोदा जो कि विदिशा में यहाँ मापा गया था। तो देखो अभी तक तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ऑप्शन में यही आंसर मिल रहा है, तो आपको यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा तापमान गंजबाशोदा विदिशा में मापा गया था। परंतु 2008 से, है ना, ये 2008 है, 2008 से 12 तक बड़वानी में, कहां पर? बड़वानी में। यदि गंजबाशोदा ऑप्शन में ना मिले, क्या? गंजबाशोदा ऑप्शन में ना मिले और ऑप्शन में मिले बड़वानी, तो 2008 से लेके 2012 तक बड़वानी में सर्वोच्च तापमान मापा गया था। कितना सर्वोच्च तापमान मापा गया था? जबकि 2013 में छतरपुर जिले में खजुराहो व नौगांव में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। ठीक है, तो हम भले गंजबाशोदा पढ़ते हैं, परंतु 2008 से 2012 में बड़वानी में सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया। वहीं छतरपुर जिले के
खजुराहो व नौगांव में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अब ये सबसे आईएमपी प्रश्न है कि किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, मई माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। कब होता है, सॉरी मई नहीं, मार्च माह में, है ना। मई में तो सबसे ज्यादा तापमान होता है, ठीक है। मार्च माह में दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। इसे रट लो, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है मेरे दोस्तों, ठीक है। कौन सा, कि सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कौन से महीने में होता है, और आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा मार्च महीने में, ठीक है। और सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, सबसे जो गर्म महीना होता है वो होता है मई। सबसे ज्यादा तापमान कहाँ अंकित किया गया, गंज बाशोदा विदिशा में, ठीक है। उसके बाद कहाँ किया गया, बड़वानी में, और खजुराहो, नौगांव, चौकी, छतरपुर में आते हैं। अब क्या होता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी मैदानों में क्या होता है, एक शुष्क गर्म हवा चलती है। कैसी, शुष्क गर्म हवा चलती है, शुष्क गर्म हवा चलती है, पछुआ पवनें चलती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, लू। तो मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में जो शुष्क गर्म पछुआ पवनें चलती हैं उन्हें लू कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। और सितंबर अक्टूबर के समय मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कब पड़ती है। तो आपका जवाब होगा सितंबर अक्टूबर में मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ी, एक बार हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। हमने पढ़ा कि भैया उत्तरायण होने के कारण मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगती है और इसी के साथ ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। भैया हमने पढ़ा राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है, मई है। फिर हमने क्या पढ़ा, गंज बाशोदा में सबसे ज्यादा तापमान अंकित किया गया 2008 से 2012 तक बड़वानी में, और 2013 में सर्वाधिक छतरपुर जिले में। मार्च माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। जो उत्तर के भागों में गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, स्थानीय पवन को लू कहते हैं। और सितंबर अक्टूबर में के समय द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले वर्षा ऋतु। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि मध्य प्रदेश के जो ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। और निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट होने से जो महासागरीय हवा है, जो मानसूनी हवा है, वो कहाँ से चलेंगी, हाई प्रेशर से, उच्च वायुदाब से। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में क्या होंगी, मानसूनी हवाएं आएंगी आर्द्रता लेकर, और वो वर्षा कराएंगी। क्या कराएंगी, वो वर्षा कराएंगी। और इसी वर्षा के साथ मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जो कि मध्य जून से लेकर सितंबर तक होती है। कब से कब तक, मध्य जून से लेके सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं साहब, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं, जो मध्य जून से लेके सितंबर तक होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसे। इस ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। जून मध्य तक उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब के केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण सागरों से हवाएं इस प्रकार चलने लगती है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में वर्षा होती है। राज्य में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। वर्षा दोनों शाखाओं से होंगी। कौन कौन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, ठीक है। याद रखना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, जुलाई व अगस्त माह में होती है। कब होती है, जुलाई व अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन लगभग मध्य जून तक होता है। कब तक होता है, मध्य जून तक मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो जाता है। तो वर्षा ऋतु के बारे में बस इतना याद रखना कि गर्मी में जो निम्न वायुदाब क्रिएट होता है, तो मानसूनी हवाएं क्या करती है, आर्द्रता लेके मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, वर्षा कराती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु को भैया चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं। उसके बाद मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। जुलाई अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन मध्य जून तक हो जाता है। अब वर्षा के संबंध में और फैक्ट देखो कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में सामान्यतः 12 जून तक वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ये याद नहीं रखना है, पर एक बात आपको याद रखना है कि प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी जगह तक समान नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर, ठीक है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग 125 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के ईस्ट वाले पोर्शन में ज्यादा वर्षा होती है और वेस्ट वाले पोर्शन में कम वर्षा होती है। मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। ये याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी भाग तक जब तक मानसूनी हवाएं आती हैं, समुद्र से जो आर्द्रता ग्रहण कर लाती हैं, तो जो पश्चिमी भाग है वो समुद्र से अधिक दूरी पर है, तो जो आर्द्रता है वो
कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि आर्द्रता में कमी आ जाती है। ये आईएमपी प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 112.5 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी हो गई? 112.5 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? गंजबासोदा में पड़ती है। उसके बाद हमने बड़वानी देखा, वो खजुराहो नौगांव देखा। यदि कहीं ऑप्शन में देखे तो आपको ये लगा देना है। उसी प्रकार सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। कहाँ होती है? पंचमढ़ी में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे मिलेगी आपको? भिंड में मिलेगी 55 सेंटीमीटर। कितनी? 55। तो 199 सेंटीमीटर वर्षा पंचमढ़ी में हो गई और न्यूनतम वर्षा भिंड में 55 सेंटीमीटर हो गई। बघेलखंड रीवा बिंदु में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मानसून शाखा का मिलन होता है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है, बताओ बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर की मानसूनी हवाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं दोस्तों रीवा के बिंदु क्षेत्र में। कहाँ मिलती है? रीवा के बिंदु क्षेत्र में। रीवा बिंदु क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखाओं का मिलन होता है। ठीक है, क्या होता है? मिलन होता है बघेलखंड के रीवा और बिंदु क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगली है शीत ऋतु। और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? शियाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शियाला कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ के आए हैं। इसकी अवधि कब से होगी? नवंबर से फरवरी। अब ये देखिए दो बार ये। अब 23 सितंबर के बाद क्या होता है? 22-23 सितंबर, हाँ 23 सितंबर के बाद सूरज कहाँ जाने लगता है? दक्षिण की ओर जाने लगता है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में जाने लगता है। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य जाता है अर्थात सूर्य का दक्षिणायन होता है तो इस वाले एरिया में क्या होगा? इस वाले एरिया में तापमान कम होने लगेगा क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ने लगेंगी। अब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी। तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। तो तापमान में कमी के साथ ही कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाएगी? शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है। नवंबर और फरवरी इसकी अवधि है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। मैंने बताया था ये भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण में इसकी स्थिति है, अर्थात मध्य प्रदेश में तापमान कम होने लगता है। इस ऋतु में औसत तापमान आपको कितना मिलेगा? 20 से 26 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। कितना? 20 से लेके 26 डिग्री। अब वही प्रश्न है कि सबसे कम तापमान कहां पर मिलेगा? तो वो मिलेगा शिवपुरी में। कहां पर मिलेगा? शिवपुरी में। और यही प्रश्न अभी तक आपसे पूछा भी जा रहा है कि राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो आप लोग जवाब करते हो सर शिवपुरी सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। वर्ष 2002 में सबसे कम तापमान किसका है? उमरिया का है। ठीक है, तो अगर शिवपुरी ऑप्शन में ना मिले और आपको ऑप्शन में दे उमरिया तो उसका सही जवाब होगा उमरिया। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में देंगे, दोनों ऑप्शन में नहीं देंगे क्योंकि उमरिया से पहले शिवपुरी का सबसे कम तापमान हुआ करता था। तो शीत ऋतु को क्या बोलते हैं? सियाला बोलते हैं। नवंबर फरवरी याद रखिए, नवंबर से फरवरी तक इसका वो है अवधि और शिवपुरी सबसे कम तापमान वाला है। ठीक है, अब देखिए राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में शीत ऋतु लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है जो रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है, इसे मावट कहते हैं। अब इसे समझिए। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पश्चिमी भाग है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो कहां से उठता है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठता है। तो इसके कारण क्या होता है? मध्य प्रदेश में वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। अब ये वर्षा चूंकि ठंडों में होती है, शीत ऋतु में होती है और इस समय कौन सी फसल बोई जाती है? इस समय बोई जाती है रबी की फसल। तो रबी की फसल के लिए लाभकारी होती है। इस वर्षा को मावटा भी कहते हैं। तो याद रखना मावटा कब पड़ता है? शीत ऋतु में पड़ता है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है जो किसके लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। किस फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है और इसी को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए कैसी होती है? लाभकारी होती है। अब अगला आईएमपी क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है, ऋतु वेधशाला, वो कहां पर है? इंदौर में है। कहां पर है वो? इंदौर में है ऋतु वेधशाला। ये आप लोग याद रखिएगा कि ऋतु वेधशाला कहां पर है? तो ऋतु वेधशाला जो है दोस्तों इंदौर में है। याद रखिए ये बात आप लोग।
चलिए मध्य प्रदेश में वर्षा और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, तो ये हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण, तो सबसे आईएमपी प्रश्न तो यही है कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 112.5 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में जो वर्षा का वितरण असमान है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसी वर्षा नहीं होती है, अलग अलग होती। अभी तो हम पढ़ के ही आए हैं कि पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है और पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। ठीक है, जहां पर एक और हमें पंचमढ़ी दिखता है जहां 199 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, वहीं हमें भिंड का गोहद दिखता है, यहाँ पे मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब वर्षा के वितरण में मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, असमानता है, असमान वितरण इसका पाया जाता है। हालांकि इसकी जो औसत वर्षा है वो 112.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 112.5 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। किस भाग में, पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। अब देखो हम कितने भागों में बांटेंगे वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को, 4 भागों में बांटेंगे। देखो ये देखिए, ये भैया अधिक वर्षा वाला, औसत से अधिक वर्षा वाला स्थान, अधिक वर्षा वाली बोलो, ठीक है, इसे तो अधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, उसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो पहला हमने बोला अधिक वर्षा वाला स्थान, जिसमें कौन कौन आता है, इसमें वर्षा होती है लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर। कितनी, 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अधिक वर्षा वाले में कितना आएगा, 125 से लेके 150 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत से अधिक, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है ना। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो कितनी होगी, 100 से 125 सेंटीमीटर। कितनी, 100 से 125 सेंटीमीटर। और 50 से 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, आप इसको 75 कर लीजिए, 50 से 75 जो सेंटीमीटर होगी वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में होगी। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्षा को कितने भागों में बांटेंगे, वर्षा के वितरण को 4 भागों में। अधिक वर्षा वाले स्थान, औसत से अधिक वर्षा वाले स्थान, फिर क्या बोलेंगे, औसत वर्षा वाले स्थान और औसत से कम वर्षा वाले स्थान। तो ये लोकेशन थोड़ी याद रख लीजिए। अब अधिक वर्षा वाले स्थान में कौन आएगा, तो याद रखना अधिक वर्षा वाले स्थान में आएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के बाद महादेव पर्वत आ जाएगा और मंडला बालाघाट। ठीक है, मंडला बालाघाट और जो आपको दिख रहा है कौन, महादेव और पंचमढ़ी, ये अधिक वर्षा वाले स्थान है दोस्तों। यहाँ पे हो जाती 150 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा। कितनी, 150 से 200 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक वर्षा तो हमको पता है कहाँ होती, पंचमढ़ी में ही होती, 199 सेंटीमीटर। हालांकि कुछ अपडेटेड बुकों में 213.5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। कितना, 213.5 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। दूसरा हमको क्या याद रखना है, औसत से अधिक वर्षा वाले स्थान। औसत से अधिक वर्षा वाले स्थान में कौन कौन आ जाएगा, औसत से अधिक वर्षा वाले में आप देख पा रहे हैं होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ठीक है, बैतूल, ये देखो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद यहाँ पर आ जाएगा, ये नरसिंहपुर, ठीक है, जबलपुर, ये क्या कहलाएंगे, औसत से अधिक वर्षा वाले स्थान कहलाएंगे। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होगी। फिर ये आप देख पा रहे हो ये वाला क्षेत्र, ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें अपन को मिल जाएगा बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पूर्वी भाग। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे औसत वर्षा वाले क्षेत्र, जो 75 से लेके 125 सेंटीमीटर तक। और ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, जिसमें आपको मध्य भारत भी मिलेगा और मालवा का पठार भी मिलेगा। कहां पर, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में। चलिए एक एक करके हम अब देख लेते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो किसके बोलेंगे, कि ऐसे क्षेत्र जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जिसमें पंचमढ़ी, महादेव पर्वतमाला और बालाघाट शामिल है। ठीक है, बंडला भी लिख लीजिएगा। तो पंचमढ़ी, महादेव पर्वत और बालाघाट शामिल हैं। और सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है, 199 सेंटीमीटर होती है पंचमढ़ी में। कहाँ होती है, 199 सेंटीमीटर पंचमढ़ी में, जबकि कुछ बुक्स में अभी भी आपको 212.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा अपडेटेड आंकड़ों के साथ। औसत से अधिक वर्षा जहाँ 125 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, बैतूल, छिंदवाड़ा। ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में अधिक आर्द्रता के कारण वर्षा अधिक होती है। अधिक आर्द्रता के कारण, क्योंकि ये पूर्व की तरफ स्थित है, तो यहाँ पर जो अरब सागर की बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसूनी हवा है उसके कारण ज्यादा वर्षा होती है। औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार इसके अंतर्गत
शामिल किया जाता है। और निम्न वर्षा वाला क्षेत्र 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। कारण क्या है कि भैया जो मानसून है वो आर्द्रता से न्यून हो जाती है, तो आर्द्रता से न्यून हो जाती है तो वर्षा कम कराती है। क्षेत्र कौन कौन से? मालवा का पटा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये सब निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। सबसे कम वर्षा कहाँ मिलेगी? गोहद, भिंड में मिलेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? पंचमढ़ी में मिलेगी। ठीक है, तो जो कि वर्षा का विभाजन था, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ी, हमने ऋतुएं पढ़ी और हमने वर्षा वाला क्षेत्र कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी तबीयत खराब थी तो ज़्यादा बेहतर नहीं बता पाया, पर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।